हेलो, ये कंप्लीट सॉल्यूशन के क्लास 10 के बैच ए के स्टूडेंट्स हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है उसमें जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें से इन लोगों में से ये सब बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और टाइम टू टाइम अपना होमवर्क भी कर रहे हैं और मुझे भेज भी रहे हैं। उसमें से पहला नाम है मुस्कान कुमारी। ये काफ़ी अच्छा होमवर्क कर रही है, इसके लिए इसको एक्सेलेंट बोला गया है। और अदिति एक दिन होमवर्क की थी, इसका नाम काजल, ये भी अच्छा होमवर्क कर रही है। और ये राष्ट्रभूषण है, शुरू में अच्छा होमवर्क किया था फिर अब नहीं कर रहा है। और ये सब बच्चे गायब हैं अभी, जो कि लॉकडाउन का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, होमवर्क ज़रा भी नहीं कर रहे हैं। इसमें मुस्कान काफ़ी बेस्ट होमवर्क की है, जो कि मैथ फिजिक्स बायोलॉजी सब का होमवर्क करके दिखाई है। और इसमें से एक है आदित्य रंजन, जो इस पिक में नहीं है, वो अगले पिक में दिखाता हूँ। ये है बैच 2 के बच्चे, ये बैच 2 के बच्चे हैं। और इसमें से ये है आदित्य रंजन, जो काफ़ी अच्छा होमवर्क कर रहा है और इधर से कुछ दिन से नहीं कर रहा है। अंकित भी कोशिश किया अच्छा करने का लेकिन नहीं कर पाया और कुछ दिन से गायब है। ये सब मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 10 में जाने वाले हैं और इनमें से ये सब जिनका मैंने नाम लिया वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद है जो नहीं कर रहे हैं वो भी आगे करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स के इस लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछला लेक्चर कहाँ तक ख़त्म हुआ था, तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने दिए थे। उसके बाद आज हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10 में ओम्स लॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और ये खुद में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ये ओम्स लॉ क्लास 10 में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। असल में ओम्स लॉ को अगर सामान्य शब्दों में समझें तो ये क्या कहना चाहता है, तो ओम्स लॉ करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशनशिप बताता है। अगर सिंपल में समझे तो ओम्स लॉ करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशनशिप बताता है। करंट हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम समझ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी कि इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उनके एंड के बीच बने पोटेंशियल डिफरेंस और बहने वाला करंट आपस में प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V। तो ओम्स लॉ को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसका क्या होगा, I प्रोपोर्शनल टू V, यानी I के बढ़ने के साथ साथ V भी बढ़ेगा, यानी V के बढ़ने के साथ साथ I भी बढ़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I लिखा जा सकता है। देन इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम R का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आर आई, वेयर R इज ए रेसिस्टेंस। R क्या है, एक रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, तो जब किसी वायर से या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो ये उस करंट का विरोध करता है, यानी अपने से गुजरने से रोकता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस को आप समझ सकते हैं, रेसिस्टेंस क्या है। तो ओम्स लॉ में जो V प्रोपोर्शनल टू I है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम R का इस्तेमाल करते हैं और ये R क्या है, R है रेसिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला में, देखिए V, तो हम इस फॉर्मूला को समझ रहे हैं, V इक्वल टू आर आई। तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं, यहाँ से हम R निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम I निकालना चाहें तो V बाय R, और अगर R निकालना चाहें तो V बाय I। तो अगर हम R को डिफ़ाइन करना चाहें, रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करना चाहें, तो इस फॉर्मूला से मैथमेटिकली हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द रेशियो ऑफ potential difference applied between the two ends of a conductor and the current flowing through it
इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो हम आर किसको कहेंगे? वोल्टेज और यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें मेंटेन हो रहा है उसके और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी करंट के रेशियो को ही हम रेसिस्टेंस से डिफाइन कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे ले जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला समझ गए कि V इक्वल टू आर आई से हम 3 फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे V इक्वल टू आर आई हो गया, फिर आर इक्वल टू V बाई आई एंड देन आई इक्वल टू V बाई आर। तो इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम आगे करेंगे। ठीक है, जैसे तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। देखिए, द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करेंट वोल्टेज का सीधा प्रोपोर्शनल है। द करेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो यहाँ से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो करेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकल सकता है कि अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसमें करंट कम फ्लो होगा, यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो हो पाएगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो हो पाएगा। इसीलिए यहीं से जवाब हमें मिल जाता है कि हम कॉपर के वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बिजली के उपकरणों में कॉपर के वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस कम होता है और इसमें करंट अच्छे से फ्लो होता है, इसीलिए हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है? सिल्वर। तो सिल्वर का इस्तेमाल एजी इसको बोलते हैं, सिल्वर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा हो जाएगा इसलिए नहीं करते हैं। जबकि इसका रेसिस्टेंस बहुत लो होता है, इसमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो होगा। अगर इसका वायर बनाया जाएगा तो करंट काफ़ी अच्छे से फ्लो होगा, लेकिन अगर एफोर्डेबल कीमत में हमें कॉपर वायर ही मिल पाता है, इसलिए हम कॉपर के वायर का इस्तेमाल करते हैं। लोग कॉपर के वायर का इस्तेमाल भी कम करते हैं, उसके बदले एल्यूमिनियम वायर हो सकता है, फिर मैंगनीज का हो सकता है, या लोहा का वायर का इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम जानते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ कंडक्टर के किन बातों पर डिपेंड करता है? तो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जैसा आपने पोटेंशियल डिफरेंस में जब पढ़ा था, तो अगर ए और बी, अगर ए का पोटेंशियल बी से बहुत ज़्यादा है तो करंट का फ्लो काफ़ी तेज़ी से होगा। जैसा कि पानी का फ्लो भी आप देख सकते हैं कि अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा और ढलान ज़्यादा हो तो पानी का फ्लो भी काफ़ी तेज़ी से होता है, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी तेज़ी से होगा। दूसरा, कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, यानी कंडक्टर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा अच्छे से फ्लो होगा, और कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा। तो यानी 2 बातों पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में कैसे जाएगा। पहला पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा रेसिस्टेंस। जैसा कि हम डिफाइन कर चुके हैं कि रेसिस्टेंस क्या है, किसी कंडक्टर रेसिस्टेंस क्या कहलाता है? ऐसा प्रॉपर्टी, यानी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, यानी कि अपने से होकर इलेक्ट्रिक के करंट के बहने को रोकता है। इसी गुण को हम उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये रेसिस्टेंस सभी कंडक्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे तो यहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जान चुके हैं ओम्स लॉ से, आर इक्वल टू वी बाई आई, जहाँ पर वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आई का मतलब करंट, और आर एज यूजल रेजिस्टेंस। तो अब बात करते हैं हम कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, इसे हम कैसे मापेंगे, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। तो देखिए, हम फॉर्मूला जान रहे हैं आर इक्वल टू वी बाई आई, और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, और करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, इसको वोल्ट पर एम्पियर बोला जाएगा। लेकिन वोल्ट पर एम्पियर के बदले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? OHM, ओम, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। तो आज से हम रेसिस्टेंस की यूनिट को ओम से जानेंगे, यानी ओम में मापेंगे। तो इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, जैसे 10 ओम लिखना होता है ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये ओम क्यों है? तो ये ओम उसके साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो अब हम जान गए कि R इक्वल टू वी बाई आई से हम अब समझ रहे हैं कि R का क्या होता है? ओम होता है, और वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, एंड आई करंट का एम्पियर होता है। तो अगर हमें 1 ओम डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस फॉर्मूले में आप 1 और 1 लगा दें तो आप हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम कैसे होगा। तो 1 ओम को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 1 ओम रेसिस्टेंस of a conductor such that when a potential difference of 1 volt applied to ends a current of 1 ampere flows through it। अगर किसी वायर यानी कंडक्टर से जब उनके सिरों के बीच यानी उनके एंड्स के बीच
1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उससे 1 एम्पियर की धारा यानी 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 1 ओम रेसिस्टेंस है। अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर हम इसके यूनिट से ही इसमें क्या क्या दिया हुआ है गिवन उसका पता करेंगे। तो यहाँ पर आई दिया हुआ है 2 एम्पियर और 0.1 वोल्ट दिया हुआ है, यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 दिया हुआ है वोल्ट। देन हमें फाइंड करना है रेसिस्टेंस बिटवीन द दिस एंड्स। तो रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है V/I, और अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको करेंगे। तो क्या क्या जानते हैं हम, V इक्वल टू R इक्वल टू V/I, और V क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0.1 और बाय एम्पियर कितना दिया हुआ है करंट 2। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है 1/20 हुआ। तो 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं ना, पॉइंट लिए यहाँ पर, ठीक है। 0.05 ओम इसका आंसर हो गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 0.05 आंसर, ठीक है। कुछ उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी है। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 24 वोल्ट बैटरी। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें 24 वोल्ट का बैटरी है, यानी वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट। उसके बाद रेसिस्टर ऑफ 60 ओम, यानी रेसिस्टर दिया हुआ है 60 ओम का। उसके बाद एंड व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। तो हमें करंट निकालना है, तो उसी फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, तो हम जानते हैं कि V/I बराबर R होता है, तो हम इसमें इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। V/I इक्वल टू R, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें I पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रोज ए करेंट ऑफ, यहाँ पर I दे दिया है, वोल्टेज मिल गया, एंड व्हाट करंट विल बी द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रोज व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। तो सबसे पहले हमें 220 वोल्ट पर चेक करना है। 220 वोल्ट पर दिया हुआ तो हम यहाँ से R निकाल लेंगे। देन बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड केस में वोल्ट की जगह 110 वोल्ट रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर वोल्टेज हम 220 वोल्ट लेंगे एंड I 3.4 एम्पियर लेंगे, तब R निकाल लेंगे। हम R निकाल लिए। उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या बोला था, अगर हम इसमें 110 वोल्टेज का सप्लाई दें तब यहाँ पर I करंट क्या होगा। देन तो इसी फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वोल्टेज की जगह 110 वोल्ट को रख देंगे, जिससे आंसर हमारा आंसर निकल जाएगा।